हेलो एवरीवन, एग्रो एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं तेजस अभंग, एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फ़िलहाल तो मैं यूपी में पोस्टेड हूँ। मैंने पिछले ही साल 2023 में अपना जो एएफओ का एग्ज़ाम है वो क्रैक किया था। मैंने लगभग 38 मार्क मेंस में स्कोर किए थे और लगभग 16 मार्क मैंने इंटरव्यू में अचीव किए थे। तो गाइज़, इसके लिए 10 दिनों की लास्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो भी पढ़ा है आज तक, आपने जो भी रिवाइज़ किया है, जो भी शुरुआत से पढ़ा है, या तो पिछले फेल्योर के साथ हो या फिर जो नया पढ़ा हो, बस उसको ही आपको अब तक रिवाइज़ करना था। या तो आपने नहीं किया है तो इसकी बात कर लीजिए, और अगर कोई सब्जेक्ट छूटा है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले से। तो हमारी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो हमको सबसे पहले जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वही पढ़ना है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर कुछ ज़्यादा के चक्कर में आप चले जाएंगे तो हो सकता है कुछ फिगर्स, कुछ फैक्ट्स आपको नए मिले। हाँ, ये मज़ा आता है कि नए फैक्ट्स, नए फिगर्स, नए पढ़ने में, नए सुनने में ये मज़ा आता है, लेकिन इससे एक मेंटली प्रेशर बनता है और वो प्रेशर आपको मेंस में ज़रूर रिफ्लेक्ट करता है। आप देखिएगा, जब भी आप कुछ नया पढ़ने जाएंगे तो हाँ, लगता है कि कुछ नया नॉलेज मिल रहा है, कुछ नया गेन हो रहा है, शायद हाँ ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ऐसा भी लगता है। लेकिन आईबीपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद रिवीजन जो आपने अब तक की है उस पर आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव। हालांकि ऑब्जेक्टिव कोई सॉल्व करने की चीज़ नहीं है, बस आपको उसको पढ़ना है। अब ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से पढ़ने हैं, या 2-4 सोर्स आपको रेफ़र कर लीजिए, या तो फिर जो मैं बताता हूँ या तो उसे फॉलो कर लीजिए। एक तो है एस.आर. कांतवा सर का जो बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, इंदिरा पब्लिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। या तीसरा, हमारे एग्रो एकेडमी के चैनल पर बहुत सारे आपको टूल्स मिलेंगे, या आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा भी और बुक्स हैं। शायद मैं महाराष्ट्र से हूँ इसलिए 2-3 रेफरेंसेस मैं महाराष्ट्र से बता दूँ। एक है जनरल एग्रीकल्चर ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्रीकल्चर कॉलेज कोल्हापुर के प्रोफेसर्स ने तैयार की है। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा। उसके अलावा एक है ऑब्जेक्टिव हॉर्टिकल्चर, इसका भी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। बस आपको यही सोर्स रेफ़र करने हैं, लेकिन ये सोर्स रेफ़र करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट का आप रेफ़र कर रहे हो, जो सब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हो, वो सब्जेक्ट आपका पहले से ही थोड़ा सा रेडी हो। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि मैंने जिन बच्चों को ये बताया है कि ऑब्जेक्टिव करिए, वो कह रहे थे कि माइंड पे एक प्रेशर बिल्ड होता है, क्योंकि उन्होंने पहले तो एक तो कुछ मतलब कि कहीं जगह उनका छूटा होता है, या फिर उनका उतने ठीक से प्रिपेयर नहीं होता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव आपकी लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी बस प्रिपरेशन के लिए है। इतना ध्यान में रखें कि ये बस आपकी प्रिपरेशन के लिए है। सो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, करंट अफेयर मुश्किल से 1 या फिर 2 सवाल आते हैं। आपने उन्हें स्किप भी कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 सवाल स्किप भी हो जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं रुकता है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी 3-4 सवाल ऐसे ही छोड़ दिए थे, फिर भी सिलेक्शन होता है। ये यानी कि ये माइंड में नहीं रखना है कि करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिले, उससे ज़्यादा कभी नहीं आते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको करने हैं स्कीम्स। करंट अफेयर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स पढ़ना है। स्कीम्स के अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि इस करंट में ये आएगा वो आएगा। उसके बाद जो स्कीम के लिए आपको बता दूं, हमारे एग्रो एकेडमी पर पहले से लेक्चर अवेलेबल है स्कीम्स के लिए। अलग से हम पीडीएफ भी डाल देंगे। जो स्कीम्स नहीं हैं, जिनमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, या फिर कुछ हाल ही में जिनमें भी कुछ नया अपडेट आया है, आपको अपना वैल्यूएबल समय रिवीजन पे देना है, ना कि करंट अफेयर पे। क्योंकि ये देखा है मैंने
कि जो भी मेरे साथ बच्चे तैयारी कर रहे थे वो लास्ट में बस उन्होंने करंट अफेयर पे फोकस किया था। इसी वजह से वो भी एक अंडर प्रेशर चले गए कि अगर करंट नहीं होगा तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिलेक्शन तो आपका होना ही होना है। अगर आपका बेस मजबूत है, आपने ठीक ठाक रिवीजन करी है, तो आपका होना ही होना है। इसका करंट अफेयर ना करना और ना करना एक, मुझे तो लगता है एक ही है। इससे अच्छा अपना वैल्यूएबल समय अपनी रिवीजन पे दीजिए, अपने जो सब्जेक्ट अभी भी लगता है आपको थोड़ा सा बचा हुआ है उस पर दीजिए। उसके बाद जो नया स्टडी मटेरियल आता है, आप देखे होंगे कि जब से एग्ज़ाम का लास्ट एंड आता है, हर चैनल, हर यूट्यूब चैनल, हर टेलीग्राम ग्रुप अपना नया स्टडी मटेरियल निकालता है। तो आपको उससे दूर रहना है इन द सेंस कि आपको उसको देखना भी नहीं है कि क्या नया आया है क्या नहीं आया है। नए PDF नहीं पढ़ने हैं, नए बुक्स नहीं पढ़ने हैं, नया कुछ भी नया नहीं करना है। कोई नया सोर्स इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद बहुत से बच्चों का ये सवाल आता है कि सर लेक्चर करें या फिर यूट्यूब से कोई ऐसी वीडियो देख ले जिसमें सारे करंट अफेयर कवर हो, जिसमें कि मैराथन हो। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि मैराथन और करंट अफेयर के जो लेक्चर्स होते हैं वो बस आपको ये याद दिलाते हैं कि आपका ये छूटा है और आपको ये करना है। तो आपको ये नहीं करना है कि छूटा है जाने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक सब्जेक्ट छूटा है, 2 सब्जेक्ट छूटे हैं। क्योंकि मैंने भी फॉरेस्ट्री और फिशरी पिछले साल छोड़ दिया था, फिर भी मैंने 39 मार्क्स सिक्योर किए थे। इसका मतलब कि आप एक सब्जेक्ट छोड़े, एक सब्जेक्ट का एक पार्ट छोड़े, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जितना भी करें इतना परफेक्ट करें कि आप सामने वाले को समझा सकें कि हाँ भाई ये मैंने किया है और इससे आने वाला हर सवाल मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद आपका स्पेशल फोकस बच्चे पूछते हैं कि सर फोकस किस पे करें, रिवीजन पे करें, करंट अफेयर पे करें। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि भैया ये जो फोकस है खुद को रिलैक्स करने में करो। खुद को जितना रिलैक्स रखेंगे आप उतना ही बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, जितना बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और बाकी बच्चों का ये सवाल होता है कि सर कि प्रेशर कैसे हैंडल किया जाए। तो भाई प्रेशर हैंडल करने के लिए भाई देखो हर एक की अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो अपने हिसाब से प्रेशर कुछ भी करो, प्रेशर हैंडल करो। क्योंकि एग्ज़ाम में देखा गया है, मैंने भी देखा है कि बच्चे वहाँ 10 बजे का पेपर था, 9 बजे ही पहुँच गए, वहाँ जाके सो गए। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम रिलैक्स, मतलब कि ये पेपर छूटा तो अगला देंगे, अगला छूटा तो उससे अगला देंगे, इस माइंड के साथ जाना है और पक्का सिलेक्शन लेंगे आप इस साल। उसके बाद आपका कोई सब्जेक्ट छूटा भी है, कोई भी सब्जेक्ट माना आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है या फिर आपको उस सब्जेक्ट से डर लगता है, मैं सिर्फ एक आध सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरा फॉरेस्ट्री छूटा है, मेरा फिशरी छूटा है, मुझे इंजन बहुत टफ लगता है, मुझे पैथोलॉजी मुझे पसीने छूट जाते हैं, एंटो में मुझे कुछ खास रुचि नहीं है, तो आपको एक आध सब्जेक्ट आप ड्रॉप कर सकते हैं। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे बस 1 या 2 सवाल आते हैं हर सब्जेक्ट से। बस आपको ये करना है, स्पेशल फोकस में आपका रखता है माइनर के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एपीकल्चर। हाँ, हालांकि कोई माइनर सब्जेक्ट नहीं है, इंटो में इंक्लूडेड है, बट आप एक बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एपीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एपीकल्चर, उसके बाद सेरिकल्चर, उसके बाद आपका जो आता है लैक कल्चर, पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन 1 या 2 सवाल बनते हैं, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं ये सवाल। इस सवाल को अगर आप स्किप भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, या फिर आपको आता है तो वेल एंड गुड, इसका आप करेक्ट आंसर के साथ जा सकते हैं। लास्ट में कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए पेपर सॉल्व करते वक्त। तो गाइज माइंडसेट बहुत इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है आपके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। तो माइंडसेट आपको एकदम काम रहना है, किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कितना भी वास्ट हो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, पहले 5 क्वेश्चन मैंने जब भी अटेम्प्ट करने बैठा हूँ AFO का पेपर 10 बजे, भाई पहले 5 क्वेश्चन सर के ऊपर से चले गए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करें क्या ना करें। लेकिन उसके बाद के जो 45 क्वेश्चन हैं भाई 45 के 45 सॉल्व हुए, उसके आगे के 10 क्वेश्चन हुए ही नहीं। मतलब कि ऐसा भी होता है कि शुरुआत में आपको एकदम टफ आ जाए, लास्ट में एकदम ईजी आ जाए। तो आपको हर सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करके रखना है। इस तरह मैनेज करो कि भाई कि कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा भी डाइवर्ट होना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है,
आपके गोल पे अटे रहना है। और ये सबसे बढ़िया मैंने IBPS में देखा है कि उनको आपके करेक्ट आंसर में रुचि नहीं है, उनको जो है आपके कोई करेक्ट आंसर में कोई रुचि नहीं है, लेकिन आप बाकी के 4 जो ऑप्शन है वो गलत कैसे ठहराते हो, उनको इस बात में रुचि है। आप हमेशा पेपर में जाइए, उसमें देखिए आपको 2 ऑप्शन में हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। आप कोई भी पिछले साल का पेपर उठाइए, कोई भी जो भी ऑथराइज सोर्स से हो, उस पेपर में आपको 2 ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको हमेशा लगेगा भाई हाँ नहीं ये आंसर हो सकता है, नहीं ये आंसर हो सकता है। तो ऐसे हालात में आपको, जब भी आपको लगे कि ऐसे हालात में हम फंस चुके हैं, तो भाई उसको छोड़ दें, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि 1 घंटा होता है आपका पूरे आपके पास, जो भी इजी सवाल है जो कि आप हर एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं, इजी सवाल सबसे पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद थोड़े से मॉडरेट, उसके बाद हार्ड सवाल। हार्ड इन द सेंस कि आपको उसमें लगता है कि भाई 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, वो होते हैं हार्ड सवाल। तो कभी भी ये नहीं करना है कि हाँ नहीं मुझे ये लगता है, इनर फीलिंग मेरी कहती है ये आंसर होगा, मेरे गट्स कहते हैं, मेरा सिक्स सेंस कहता है। नहीं भाई, आपने सिक्स सेंस पे कभी भरोसा नहीं करना है, एग्ज़ाम के वक्त तो नहीं करना है। बाकी आप रियल लाइफ में करो, वो बात अलग है कि पेपर ही ऐसा सेट किया जाता है कि आपका सिक्स सेंस बोले हाँ ये आंसर हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं पढ़ा या फिर मैंने कभी नहीं सुना है। तो सिक्स सेंस पे कभी नहीं जाना है आपको, बस आपको बाकी के 4 ऑप्शन गलत ठहराने हैं, 1 ऑप्शन सही लगाना है और डेफिनेटली आप बढ़िया से स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है कि गुड अटेम्प्ट्स, बेस्ट अटेम्प्ट, बेटर अटेम्प्ट्स क्या होते हैं। तो भाई ये तो पेपर की डिफ़िकल्टी पर डिपेंड करते हैं, गुड अटेम्प्ट्स, बेस्ट अटेम्प्ट्स। तो भाई मैं तो कहूँगा कि आप 40 से 45 के बीच में अटेम्प्ट करें हर बार, 40 के 45 के बीच में करेक्ट अटेम्प्ट करें। आपका मन है 50 करने का, आप 50 कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने 60 अटेम्प्ट किए थे, हालांकि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात अलग है। लेकिन एक गुड अटेम्प्ट्स यानी कि जैसे हम कहते हैं कि सिलेक्शन वाले अटेम्प्ट्स होते हैं 40 से 45 के बीच में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपकी जो है पुश किया जाए 40 से 45 तक। मैंने भी पिछले साल 45 अटेम्प्ट किए थे, मुझे लगता है जिसमें से 3-4 गलत हुए होंगे। और इस साल जिस तरह की इकोनॉमी बदलाव हो रहे हैं, अगर आपने कुछ सब्जेक्ट किए हैं तो वेल एंड गुड, जैसे कि फिशरी, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस बार, फिशरी। उसके बाद आपका जो एक्सटेंशन है, इसके अलावा जेनेटिक्स का केवल वही पार्ट जो कि माइक्रो प्रोपोगेशन से रिलेटेड है, बस उतना ही करना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है आपको। अगर ज़्यादा कुछ करने बैठेंगे तो फिर से वही दिक्कत हो जाएगी, प्रेशर वगैरह 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 वो होता रहता है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए, उसको हम ज़रूर रिप्लाई करें। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।